बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को ही होंगे, कोई बहम पैदा ना करे। मीडिया को खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि किसी भी तरीके से, चाहे किसी रिपोर्टर के जरिए, किसी एंकर के जरिए, आवाम में जाके कहीं पर भी जाके ये बहम पैदा ना करें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक राय ज़रूर दी है कि अगर आप अपने घर पर डिस्कस करना चाहें, अपनी अहलिया से डिस्कस करना चाहें, तो उसको ज़रूर बता दें कि इलेक्शन नहीं होंगे या कोई बहम मौजूद है। बहरहाल चीफ साहब का फरमान सर आंखों के ऊपर, इलेक्शन में पहले भी इंशाल्लाह कोई इबाम नहीं था, अब भी कोई इबाम नहीं है, और उम्मीद भी यही है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे ताकि पाकिस्तान एक नए दौर की तरफ जा सके। इबाम की अगर बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में क्या कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन का इबाम अगर किसी के दिल में है तो वही इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। जरा सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। सियासी कारकुन तो इलेक्शन के बगैर रह नहीं सकता, तो आप लोग क्यों खामोश हैं? हम इसलिए खामोश हैं कि हमें पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं। जिन लोगों को शक है वो शोर डाल रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं। क्या आपके पास क्या इत्तला है 28 को ही हो रहे हैं? कोई जी बिल्कुल। इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में हो रहे हैं, और ये डेट जो है ये इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को जैसे ही डिलिमिटेशन का मरहला मुकम्मल होता है तो डेट आ जाएगी। हमें इसके ऊपर पूरा एतमाद है, यकीन है। अच्छा, राना साहब को इबाम पहले भी नहीं था। जब हमने 13 अगस्त 2023 को उनका इंटरव्यू किया तब भी राना साहब ने कुछ ऐसी ही बात की थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया नहीं गया होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहुत से लोग ये इबाम पैदा करने की कोशिश करते रहे कि इलेक्शन में ताखीर होगी। राना साहब ने 13 अगस्त को क्या कहा था, जरा सुनते हैं। इस सेंसस को ऑप्ट कर लेना और उसके मुताबिक हल्का बंदी का हो जाना जो है ये एक बहुत बेहतर अमल है, और अगर ये अमल होता है तो फिर इलेक्शन होंगे 5 माह में, यानी वही फरवरी की डेट बनती है। यही सवाल हमने अहमद बिलाल महबूब साहब से पूछा था कि अहमद बिलाल साहब, आखिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को होंगे। उस वक्त जाहिर है कि 28 जनवरी की तारीख ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसमें एक कानूनी मामला है। किस कानूनी मामले की तरफ उन्होंने इशारा किया था, जरा आज वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने तारीख जो अनाउंस नहीं की तो उसकी एक लीगल वजह है। अच्छा, टेक्निकल और लीगल वजह है जिसको कानून वाले समझने वाले लोग आसानी से अंदाजा कर सकते हैं और उसको जस्टिफाइड समझते हैं। वो ये है कि अगर आप इलेक्शंस एक्ट 2017 में सेक्शन 57 को देखें तो उसके 57 का पार्ट 2 जो है वो एक निज़ामुल औकात देता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये डेट दे देगा तो उसके बाद फिर उसके लिए लाजमी होगा कि वो 7 दिन के अंदर डिटेल्ड स्केड्यूल दे दे। ठीक है। और उसके 6 दिन के बाद फिर वो नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव करेगा, और यूं आगे के तमाम मरहले उसके अंदर दिए हुए हैं। अब अगर ये डेट एग्जैक्ट अनाउंस कर देते तो फिर ये लाजमी था कि उसके 13 दिन के बाद नॉमिनेशन पेपर रिसीव करना शुरू कर देते। ठीक है। जो कि वो कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज फाइनल नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। तो वो उन्होंने एक कानूनी पाबंदी की वजह से एग्जैक्ट डेट ही दी, लेकिन मेरे ख्याल है लोगों की जो बेचैनी थी उसको पेश नज़र रखते हुए उन्होंने ये एक जनरल डेट दे दी है, जिसको अगर गौर से देखा जाए तो वो एग्जैक्ट डेट ही है 28 जनवरी, और उसको आप वर्क बैक कर लें तो आसानी से आप तमाम डेट्स वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पे भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कोई शक अगर मौजूद था उसे भी खत्म कर दिया, और अगर 30 दिन वक्त दरकार था इलेक्शन कमीशन को उस तमाम प्रोसीजर के लिए कि जो हल्का बंदियों के बाद ऐलान की सूरत में आना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी वाजे कर दिया है। प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उठाया उसके ऊपर भी बात ज़रूर करेंगे। वो ये था, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो काम नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया, यानी कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दरमियान असम्बली तहलील कर दी जो गैर आईनी था। उन्होंने वो काम तो कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा लेटर लिखा कि जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने उससे ज़्यादा सख्ती के साथ उन्हें एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि हम आपसे कोई मशवरा नहीं करेंगे। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ाहिर है कि आपने देख ही लिया होगा अब तक,
दो तीन चीज़ें उसके अंदर बड़ी वाज़े किस्म की हैं। सदर पाकिस्तान को मुखातिब करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इख्तियार इस्तेमाल करना था आपने वो किया नहीं, जहां इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना था, असम्बली की तहलील का मामला था जो गैर आइनी था, वहाँ पर जो है वो आपने इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। तो सदर पाकिस्तान के अगर किरदार पर बात करें तो आपको लगता नहीं है कि इबाम का शिकार रहे? उस मौके के ऊपर भी आप समेत बहुत सारे आइनी माहिरीन ने ये तज्जिया किया कि सदर साहब को वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था कि ये तारीख है, इलेक्शन का इनेकाद करवाओ। देखें, बिल्कुल हमारा यही ख्याल था, और जितने माशाल्लाह वकला, सीनियर वकला जिनको भी आपने भी सुनाया, हमारे साथ भी बात हुई कि उनको बिल्कुल तारीख देनी चाहिए थी। लेकिन जरा थोड़ा सा एक सियाको सबाक को देखिएगा कि उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया कंसल्टेशन के लिए, मशावरत के लिए, जो अमल एक आइन का हिस्सा बनता है तारीख देने के लिए, चूंकि जहां सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 48(5) में जहां तारीख देना होती है, तहलील जब ये जनरल इलेक्शंस करवाना मकसूद हो, तो ऑब्वियसली जाहिर है कि आगे से उसका इनाकाद की जो बुनियाद है, जो फरीजा है, वो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास है। आर्टिकल 218 से 220 तक ये उन्हीं का जो है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सदर पाकिस्तान ने सही किया, और रियासती आदाब को मलहूज रखते हुए एक आईनी इदारे को मदऊ किया कि आइए जो आईनी तकाजा है हम उसके मुताबिक जो है तारीख मुतय्यन करें आपकी मशावरत के साथ। लेकिन आप देखें जरा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ रियासती आदाब को धज्जियां उड़ा दी, बल्कि ऐसे भोने तरीके से उन्होंने 2 मरतबा उसका जवाब दिया कि आप कौन होते हैं ये नहीं बुलाने वाले, आप कौन होते हैं हमसे मशावरत करने वाले। तो ये जो 14 मई जस्टिस बंदयाल साहब ने भी वो ये जब 14 मई की तारीख दी थी, तो उसमें ही उन्होंने ये तायन कर दिया था कि आइन के तहत सदर पाकिस्तान ये तारीख देने के, और उन्होंने उसका तो खैर आपको पता ही है, जो हवा में बखेर के उन्होंने फेंका जिस तरीके से पीडीएम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव थी, वो तो ना इलेक्शन कराना चाहती थी ना उन्होंने करवाए, और इलेक्शन भी उनकी सहूलत करार बनी रही। अभी इलेक्शन कमीशन जो है बीच में पिटीशन लेके और उनको हुक्म न करती कि आप सदर पाकिस्तान के पास जाएं और मशावरत करें, तो भी इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्टिव थी। वो सदर पाकिस्तान के, देखिए सदर कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, वो एक रियासती सदर होता है, पाकिस्तान का सदर है, तो उसके पास इलेक्शन कमीशन का न जाना और आइन की वाज़ेह तस्दीक करना, और ये जो है वजारत कानून का भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इनका भी मुआखजा करना चाहिए था। सिर्फ सदर को मूरद इल्जाम ठहराना ऐसे में मैं समझता हूँ गैर मुनासिब था, और गैर मुनासिब होगा, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तारीख देने के लिए ही बुलाया था जब इलेक्शन कमीशन उससे इस कदर ऑब्स्ट्रक्टिव थी, और लॉ मिनिस्ट्री ने ये जवाब दे दिया कि आपको अख्तियार नहीं है, तो सदर पाकिस्तान तो वो मुकैयद हो गया ना ऐवान सदर में ही बिना अख्तियार के। अब आप इस देखेंगे कि वो जिन बिलों की वो तस्दीक, ताईद और असेंट नहीं देते, जिनकी मजदूरी नहीं देते, वो भी उनका स्टाफ उनकी बात नहीं मानता है, और वो कानून बन गया है। आगे अदालतों में मिलिट्री एक्ट की तरमीम हो या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम हो, वो आज अदालतों में गए हुए हैं, क्योंकि सदर बांगे दोहल फरमा रहे हैं कि मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी थी कानून की, और ये मेरे स्टाफ ने बदध्यांती करते हुए वो रोके रखा और उनको वापस न भेजा, और जिस वजह से खोसा साहब पीटीआई कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 18 माह में 4 मरतबा आइन की पामाली की। अब इसी इलेक्शन कमीशन के मातहत जब इलेक्शंस होंगे, तो क्या पीटीआई आपको लगता नहीं है कि इलेक्शन के बाद फिर किसी एहतजाज की तरफ चले जाएगी, या फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि हम इलेक्शन तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन का किरदार पहले भी गैर जानिबदाराना नहीं था, अब भी नहीं है? यार वहाँ आप क्या कह रहे हो? पीटीआई की बात कर रहे हो? जी पीटीआई की बात मत करो। सारी कौम, सारा मुल्क, सारे वकील, सारी दुनिया जानती है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है। एक सजा याफ्ता शख्स को लंदन से जो है सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए उसको एम्बेसडर वहाँ सी ऑफ करने आता है,
और यहाँ अदालतें ऐसे आंखें बिछा के बैठी हुई हैं और नैब खुद ब खुद पेश हो जाती है और एक ही दिन में उनको जमानत भी मिल जाती है। और पंजाब की हुकूमत जो है उनको हुकूमत 401 ज़ाब्ता फौजदारी में हुकूमत अदालती मामलात में मुदाखलत करते हुए उनके परपिचुअल वारंट्स जो है ऑफ अरेस्ट, मुतवातिर और मुसलसल जो है वारंट ऑफ अरेस्ट, वो भी मुअत्तल करके जो है उनकी बेल ले लेती है। तो और उनका जलसा जिस शान आन बान शान से होता है, सजा याफ्ता मुजरिम जो इश्तिहारी है, अदालती इश्तिहारी है, जिसकी जमानतें न सिर्फ मनसूख फसख हो चुकी बल्कि जायदाद भी कुर्क और जब्त हो चुकी है। आप उसको अगर चौथी मरतबा आप वजीर आजम आके लाना चाह रहे हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो खत्म हो गई। सारी पार्टियां जो है वो बिलबिला रही हैं कि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो खुदारा मत ये ढोंग कीजिएगा, आप फरमान जारी करें और उन्हें वजीर आजम बना दें। फिर ये क्या जो है इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? फिर कौम को इस अजियत और कर्ब से और इतने अखराजात करने की फिर क्या जरूरत है? खजाने पर इतना बोझ डालने की? ये सिर्फ पीटीआई नहीं कहेगी, ये सारी जमातें कहेंगी। आप देख लें, आज भी कह रही हैं। और अगर ये ढोंग रचाया जाएगा 8 फरवरी को भी अगर इसी तरह मस्बत नताइज, मनपसंद नताइज होंगे और किसी को फिर सेलेक्ट किया जाएगा इलेक्ट की बजाय अवाम की सवा वोटों के नहीं बल्कि किसी और अंदाज से उनको सेलेक्ट किया जाएगा, तो फिर ऐसा इलेक्शन किसने मानना है? किसने मानना है? कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा खोसा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई का बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन तो फिर लड़ रही है ना? देखिए, इलेक्शन 100% ही लड़ रही है इलेक्शन, और उन्हें कैंपेन की भी जरूरत नहीं है। जितना पीडीएम की हुकूमत ने इन 20 महीनों में जो कुछ इस मुल्क के साथ कर दिया है, जो कुछ इस अवाम के साथ अजाब उन पर नाजिल कर दिया है, जो कुछ मुल्क की जो है जिल्लत और रुसवाई में उन्हें धकेल दिया है कि एक साबका वजीर आजम को एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उस हुक्म पर हमने उसको चलता किया और उसको जो है पाबा सलासिल किया हुआ है। ऐसे केस में जो केस बनता ही नहीं है सिरे से, ये मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान आप केस का तस्करा कर रहे हैं, तो आज पीटीआई ने जमानत की दरखास्त भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपका कानूनी जो एहसास है या कानूनी जजमेंट आपकी क्या कहती है? कितना मजबूत केस होगा? रिलीफ मिल सकेगा सुप्रीम कोर्ट से उन्हें? ओ भाई, केस है ही नहीं, केस है ही नहीं, बनता ही नहीं है इस सिरे से। मुझे तो हैरत होती है यार, ये बता दो है क्या ये केस? ये केस यही है ना कि डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर आपने अपने वजीर आजम को अदम एतमाद के जरिए ना निकाला तो अमेरिका आपको माफ नहीं करेगा। तो भाई इसमें कौन सी आपकी जो है दिफाई तनसीब खतरे में पड़ गई है? लेकिन जो चैनल यूज हुआ, जो कम्युनिकेशन का चैनल यूज हुआ, वो तो खोसा साहब हमारा पाकिस्तान का सीक्रेट चैनल है ना। इस तरीके से अगर सफारतकारों की बातें या ऑब्जर्वेशंस दुनिया के सामने आएंगी तो हमसे सफारतकारी कौन करेगा? मिलेगा कौन हमसे? फिर वो कहेगा ये तो सारी बातें जो है वो इस तरीके से पब्लिक में हो जाती हैं। तो यार क्या बात कर रहे हो? भुट्टो को जब हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि भुट्टो ये एटम बम बनाना बंद कर दो, मगर ना हम जो है वो तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, और भुट्टो साहब ने राजा बाजार में वो लहराया था कि ये देखो अमेरिका धमकी दे रहा है और क्या कहते हो, तो भुट्टो ने एटम बम बनाया। हमने हेनरी किसिंगर को और अमेरिका को तो कुछ ना कहा, उस वक्त तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट ना बनाया, लेकिन हमने ज़ियाउल हक ने और मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को फांसी दे के कब्र में उतार दिया। क्या वो गलत फैसला था भुट्टो का कि एटम बम पाकिस्तान की जो है बका के जामिन है? क्या ये गलत फैसला था भुट्टो का? आप क्या ये कहना चाहते हैं? और क्या ये जो है अगर वजीर आजम के हल्फ में लिखा हुआ है कि वो खुद जो समझे कि कौम के साथ या किसी के साथ शेयर करना है उसको जो है आगे ही देनी है, तो उसका फर्ज बनता है। क्या इमरान खान का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो कौम को बताए कि ये एक डोनाल्ड लू हमें धमकी दे रहा है कि अपनी हुकूमत को चलता करो वगरना अमेरिका तुम्हें माफ नहीं करेगा? क्या ये बताना कौम को जरूरी नहीं था? आप किस चैनल की बात करते हैं? सैकड़ों इस तरह के मरासले दुनिया सारी की एम्बेसी से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में आते हैं,
और वो कहीं से हटाए नहीं जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं कि इमरान खान घर ले गए। वो कोडेड वर्ड्स में होता है और वो फॉरेन मिनिस्ट्री में आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। उसकी डीकोड करके उसको जो है उसका तर्जुमा करते हो, उसकी किताबत करते हो, स्क्रिप्ट बनाते हो। अगर भाई वो एक तर्जमे वाला कागज सारी काबीना में गया, शहबाज शरीफ के पास गया, शहबाज शरीफ को भी पकड़ लो, फिर शहबाज शरीफ को भी पकड़ लो ना, फिर तीनों अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को भी पकड़ लो, फिर उन्होंने भी किया है, फिर DGISI ने भी किया है, क्योंकि ये जो है उनके पास भी गया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में भी। लेकिन उन्होंने खोसा साहब किसी जलसे में खड़े होकर नहीं पढ़ के सुनाया ना, गया तो सबके पास है, जो जरूरत होती है रियासत को उन सबके पास तो जाएगा ना। तो राजा बाजार में जो भुट्टो ने कहा था कौम सारी को, क्या वो गलत कहा था? आप कह दें कि गलत कहा था भुट्टो ने, कह दें कि गलत बनाया था एटम बॉम्ब, कह दें कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस बनाया है इसके खिलाफ, जिसने कहा कि जो है एब्सोल्युटली नॉट, जिसने कहा, और जिसने कहा पाकिस्तान की गैरत और हमीयत को दफन करने के मुतरादिफ है। इस केस में इमरान खान को एक लम्हे के लिए भी अंदर रखना पाकिस्तान की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे।